वो जवान जिसे टाइगर हिल के टाइगर के नाम से याद किया जाता है, वो बहादुर सपूत कर्नल शेर खान शहीद है। जिस पोस्ट के ऊपर कैप्टन करण शेर खान की तैनाती थी, वहाँ उन्होंने बहादुरी की जो है किससे रकम की है। जो कुछ रिजर्व में इजाफा हो रहा है ये सूदी कर्जों पर हो रहा है। मुझे अपनी घर से इंस्पिरेशन मिली है। मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस के साथ जब बंदा है तो ये जनूनियत है, ये पागलपन है जो उसने किया। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बसते, दुनिया भर में बसते हैं। 1 अरब से ज्यादा तादाद है उनकी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद अमर होते हैं, जिंदा रहते हैं, बड़ा एजाज़ है उनके लिए। आज कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का यौम शहादत है। कौम का वो सपूत जिसने कारगिल के महाज पर दुश्मन को नाको चने चबवा दिए, वो जवान जिसे टाइगर हिल के टाइगर के नाम से याद किया जाता है, वो सिपाही जिसकी बहादुरी के किस्से आज भी ज़ुबान ज़दे आम है, जिसकी बहादुरी का दुश्मन भी मुअत्तरिफ हुआ, वो बहादुर सपूत कर्नल शेर खान शहीद हैं। और इनका नाम कर्नल शेर खान शहीद कुछ इस तरह से रखा गया कि इनके वालिद जो कि बड़े मुतासिर थे फ़ौज में, एक ऐसे अफसर से जिनका नाम कर्नल शेर खान था, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम कर्नल शेर खान रखा कि ये भी वैसा ही बनेगा, वैसा ही बहादुर होगा। तो उन्होंने अपने बाप की इस ख्वाहिश को सच कर दिखाया और अपने मुल्क पर किसी किस्म की आंच नहीं आने दी। कर्नल शेर खान की बहादुरी और शुजाअत की कहानी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनके अहले खाना से भी हम रब्ता करें और आज उनकी यादों को ताज़ा करें। और नाज़रीन, आपको पता है कि इतनी सख्त सर्दी होती है, कारगिल का महाज ऐसा महाज है कि जहाँ पर दबीज़ बर्फ़ की तय होती है और उस पर चढ़ कर जाना, रज़ाकाराना तौर पर जाना और कहना कि अपने मुल्क के दिफा के लिए मैं पेश हूँ, और वहाँ पर जाकर ऐसी बहादुरी का मुजाहरा करना कि दुश्मन भी मुअत्तरिफ हो और आपकी पर्ची जो है वो पॉकेट में डाल दे जिस पर लिखे कि जनाब इनको पूरे एजाज़ के साथ सपुर्दे खाक भी किया जाए और उनको एजाज़ दिया जाए। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है, निशान हैदर इन्हें मिला। तो अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। टाइगर हिल का टाइगर, कारगिल का शेर, पाक फौज का वो अफसर जिसके हौसले और बहादुरी का दुश्मन भी मुअत्तरिफ। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 24वां यौम शहादत है। पूरी कौम अपने बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। IMF इमदाद की यकीन दहानी आते ही मुआशी इस्तेहकाम भी आने लगा। एक दिन में डॉलर और सोने की कीमतों में वाज़ेह कमी, $15 और सोना 8,000 रुपए तक सस्ता हो गया। आवाम को थोड़ी ही सही खुशी तो मिली। कराची के इलाके जौहर में लड़की के साथ सरेआम हरसानी, वीडियो ने कई सवालात उठा दिए। हमारी सड़कों गलियों में क्या हो रहा है, हम बतौर कौम किस तरफ जा रहे हैं, इस पर हम लाजमी बात करेंगे। और बेहतरीन मुकर्रर और सियासतदान, फ़िक्र अंगेज़ इस्लामिक स्कॉलर, मारूफ TV मेज़बान और हम सब के दिलों की जान आमिर लियाकत हुसैन का आज यौम पैदाइश है। आज के शो में उनकी कुछ यादें भी ताज़ा करेंगे। और अब शामिल करते हैं टॉप ट्रेंड्स। ट्विटर पर लोग क्या बात कर रहे हैं, तो जस्टिस फॉर शाहान हकीम ये ट्रेंड कर रहा है। मलिक शाहान हकीम टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। इनको 2021 में कत्ल किया गया था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक हकीम खान के बेटे मलिक शाहान जो कि अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए, जिसके बाद से ट्रेंड में मलिक शाहान के कातिलों की गिरफ्तारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर सारिफीन इंसाफ मांग रहे हैं। इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं और इनका अपना भतीजा इनके कत्ल में मुलव्विस है। जायदाद का तनाज़ा और उस तनाज़े पर ये कत्ल किया गया, जिसके बाद आला कत्ल भी बरामद हुआ और अभी लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए। दूसरा जो ट्रेंड है जनाब वो इंडिपेंडेंस डे के हवाले से है। यौम आज़ादी ट्रेंड में शामिल है। अमेरिका की आज़ादी का 247वां जश्न सोशल मीडिया पर भी जारी है, जिसमें अब तक 2,14,000 से ज़ायद सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। इस ट्रेंड में सारिफीन अमरीकी आज़ादी के दिन पर शानदार आतिशबाजी की वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये जनाब वो सारे ट्रेंड्स हैं जिन पर सोशल मीडिया पर बात हो रही है, इजहार ख्याल किया जा रहा है। लेकिन आज हमने यादें ताज़ा करनी है कारगिल के हीरो कैप्टन शेर खान की, जिनका 24वां यौम शहादत आज है। आज उनकी फैमिली से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद बात करते हैं।
कारगिल के मुआरके में जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले शेर खान की शहादत को 24 साल बीत गए और उनके साथ ही हवलदार लालक जान शहीद की बरसी भी आज है। शेर खान शहीद ओहदे के एतबार से कैप्टन थे, जबकि कर्नल इनके नाम का हिस्सा था। शेर खान ने 1994 में फौज में शमूलियत इख्तियार की। 1998 में शेर खान ने खुद को लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनाती के लिए पेश किया, जहां वो 27वीं सिंध रेजिमेंट की तरफ से नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री में तैनात हुए। शेर खान ने 1999 की कारगिल जंग के दौरान टाइगर हिल के मकाम पर बहादुरी के साथ जंग लड़ी और इंडियन फौज ने भी उनकी शुजाअत का एतराफ किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान हैदर से नवाजा। हाल बिल्कुल गैर मामूली होती है, इंतहाई सख्त सर्दी जहाँ पर ये महाज था और लड़े हमारे बहादुर, और जितने भी हमारे बहादुर जिन्होंने वहाँ पर शहादत नोश की उनके जस्ते खाकी तो वापस नहीं लाए जा सके, लेकिन कर्नल शेर खान शहीद का जस्ते खाकी वापस आया, पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ आया और बिल्कुल बेहुरमती नहीं की गई। ख्याल रखा गया इस बात का। कुछ देर से आप पहुँचा, लेकिन वहाँ के जो भारतीय फ़ौजी थे उन्होंने बाकायदा ये कोशिश की कि किसी किस्म की बेहुरमती ना हो, और ये कहा गया कि हमने इस जैसा बहादुर सपूत इससे पहले कभी नहीं देखा, और हमारी फ़ौज इस तरह के बहादुर सपूतों से भरी पड़ी है और सब जज्बा शहादत से सरशार हैं, और इनकी फैमिलीज़ में भी यही जज्बा है, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं, और अगर एक बेटा शहीद हो जाए तो दूसरा बेटा भेजने को तैयार हैं। यही वजह है कि हमारी फ़ौज सबसे बहादुर फ़ौज है, सबसे मजबूत फ़ौज है। और आज हम यादें ताज़ा कर रहे हैं कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की, जिन्होंने 18,400 फीट की बुलंदी पर पाकिस्तान के परचम को लहराया और दुश्मन को ललकारा और घुस कर मारा। जिसके बाद हमने ये देखा कि वहाँ से जो हमें ख़बरें मिलती हैं, वहाँ से स्टोरीज़ जो सामने आई कि वहाँ पर जो फ़ौजी मौजूद थे उनकी जानिब से कहा गया कि इसकी बेहुरमती बिल्कुल नहीं करनी है, ये बड़ा बहादुर फ़ौजी था, और बाकायदा इनकी जेब में उन्होंने एक पर्ची पर लिख कर ये डाला कि इसको पूरे एजाज़ के साथ सपुर्द खाक करना है, और ये बहुत बहादुर था। और यही वजह है कि पूरी दुनिया आज उनकी बहादुरी के किस्से सुनती भी है, याद भी करती है, अपनी आगे आने वाली नस्लों को सुनाती भी है कि हमारे फ़ौजी इस तरह के हैं जो कि बिल्कुल दरेग नहीं करते और सीना तान कर दुश्मन के सामने खड़े होते हैं। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगी अगर आप हमें हालात व वाक़यात हम चाह रहे हैं कि उस पर नज़र डालें। कारगिल के महाज की स्पेशली बात हो रही है, ये टाइगर हिल जो कि जिसकी वजह से टाइगर भी कहा जाता है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को, ये किस तरह की हिल है, क्या माहौल होता है वहाँ पर? जी, जो 1999 में मार्के कारगिल था उसके सही मानों में हीरो दो ही हम गर्दान सकते हैं। इससे तो बहुत सारी शहादतें वहाँ पे दी थी, लेकिन अपनी बहादुरी की वजह से कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान ने जिस तरह की बहादुरी के किस्से रकम किए थे, वो आज भी जो है दुनिया के आर्मीज के अंदर एज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स के तौर पर पढ़ाई जा सकती हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि टाइगर हिल जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, तो मार्केट कारगिल के दौरान टाइगर हिल 18,000 की बुलंदी पे एक ऐसी चोटी थी जो श्रीनगर से जो सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाने वाला, लद्दाख की जाने वाला जो रास्ता था उसको ये ओवरसी करती थी। तो उसके सामने बिल्कुल कारगिल और द्रास का एरिया था कि जहाँ पर इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और डिवीजन हेडक्वार्टर्स थे, और जिसके कब्जे में टाइगर हिल का होना था उसने उस तमाम इलाके को कैप्चर रखना था। उसको वहाँ पे कोई नकलो अमल की जो है वो नकलो हरकत नहीं हो सकती थी। तो टाइगर हिल की इंपॉर्टेंस इस कदर ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जहाँ तक कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक है, तो जब मई के से लेकर 26 जुलाई तक ये जो मार्का कारगिल हुआ और 5 जुलाई जब इनकी कर्नल शेर खान की शहादत हुई, तो पूरे सेक्टर के अंदर कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम जो है बड़ी इज्जत और बहादुरी के साथ की वजह से लिया जाता था कि जिस पोस्ट के ऊपर कैप्टन कर्नल शेर खान की तैनाती थी वहाँ उन्होंने बहादुरी के जो है किस्से रकम किए। तो जब इस पूरे 1.5 महीने के अंदर वो जगह जगह मशहूर हो रहे थे कि किस तरह वो इंडियन सोल्जर्स के अंदर घुस कर उनको मार रहे हैं और वहाँ पे अपनी बहादुरी के किस्से जो है वो रकम कर रहे हैं। तो जब टाइगर हिल के ऊपर इंडियन आर्मी ने प्लान किया कि उसको कैप्चर किया जाए ताकि पाकिस्तानी आर्मी की जो पोस्टें थी वो उससे कुछ नीचे आ जाती, तो उस वक्त के प्रेसिडेंट और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए वहाँ पर वॉलंटियर्स का पूछा। तो वॉलंटियर्स में कैप्टन कर्नल शेर खान ने अपनी खिदमात को पेश किया और ये अपने ट्रुप्स के साथ तकरीबन 40 से करीब लड़के लेके ये ऊपर उस टाइगर हिल के ऊपर गए थे और उन्होंने उसको वहाँ पे कैप्चर कर रखा था और वहाँ दुश्मन को नाको चने चबा रखे थे।
बिल्कुल, ये अनमैच्ड मोटिवेशन थी। और जो अहमद सईद साहब, जो मैंने किस्से पढ़े और सुने हैं, उनमें यही बताया जाता है कि जब ये दुश्मन के ठिकाने पर पहुंच गए थे तो बाकायदा इन्होंने सीना तान कर, वहाँ पर इनके पास मशीन गन थी, उसे हमला किया और जो सामने आता रहा उस पर फायर करते रहे। लेकिन जब इनका मैगजीन ख़त्म हो गया तो इन्होंने एक भारतीय फौजी के सर पर बट भी मारा। उसके बाद दोबारा, हालांकि ज़ख्मी हालत में थे, फिर कोशिश की बट मारने की, लेकिन जाहिर है उस तरह ताकत नहीं थी, गोलियों से छलनी थे, तो ये मतलब भागे नहीं, वहाँ से पीछे नहीं हटे, ये सरेंडर नहीं किया हाथ खड़े करके, वरना ही कर सकते थे। इन्होंने शहादत को गले लगाया। तो ये बड़ी बहादुरी और अनमैच्ड मोटिवेशन है। जी बिल्कुल ऐसे। 3 मई की रात से ये अटैक शुरू हुआ था और 5 जुलाई तक 40 बंदों ने उसको रोका था। और इसमें कर्नल शेर खान जो थे, ये बार बार इनके अटैक को रिपल्स कर रहे थे इंडियन आर्मी के, जो कि 8 से बटालियन थे, तकरीबन 500 उनके सोल्जर्स थे जो उस पर हमला कर रहे थे। उन्होंने 3 सूबेदारों को उन्होंने वहाँ पे कत्ल किया था। इसके अलावा 2 अफसर्स को शदीद वूंड किया था और एक इसको मारा था, उनके अफसर को। तो जब ये तकरीबन 500 लोग ऊपर टाइगर हिल की तरफ पेशकदमी कर रहे थे, तो ये अपने चंद एक ट्रुप्स के साथ बुफर्स की और बेतहाशा की गोलाबारी के दौरान, इनके हमारे काफ़ी वहाँ पे ट्रुप्स जो हैं वो आउट ऑफ 40 शहीद हुए थे। लेकिन 8 से 10 लड़कों ने 3 दिन तक इंडियन बटालियन का अटैक रोका था। और इसमें कोई, जैसे आपने फरमाया कि वहाँ पे जब ये थोड़ा सा एरिया जो टाइगर हिल की जो फुट हिल थी, उसमें जो बुलंदी जहाँ शुरू होती टाइगर हिल की, वहाँ तक ये पहुँच गए थे इंडियन्स में। तो कैप्टन कर्नल शेर खान बार बार इनको दिन की रोशनी में काउंटर अटैक कर रहे थे। और वहाँ पे जो वहाँ ब्रिगेडियर बाजवा, जो कि ब्रिगेड कमांडर थे इंडिया के, जिन्होंने इनकी साइटेशन भी लिखी थी, वो खुद कह रहे थे कि ये कौन वहाँ पे ऊपर है जो 3 दिन से इतना बटालियन अटैक को रोके हुए। तो वहाँ जो उनका ऑफिसर ऊपर था, उसने बताया कोई ये लड़का है जो कि यूनिफॉर्म में और यंगस्टर है और वो इसको रोक रहे थे। उन्होंने कहा इसको मारो। तो 3 दिन तक कैप्टन कर्नल शेर खान ने जो है इंडियन आर्मी के जो उसको अटैक था उसको रोके रखा। और फिर आखिर में जब इनके पास वेपन खत्म हो गया था, उसका जो अम्यूनिशन खत्म हो गया था, तो जो उन्होंने एक कैंप बना रखा था इंडियन ट्रुप्स ने जो ऊपर कैप्चर करने के लिए आए थे, उनके अंदर ये दौड़ के घुसे थे अपने ट्रुप्स के साथ। और उन्होंने वहाँ पे तकरीबन 30 जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने तन तनहा उनको मारा था। और आखिर में जब उनकी तमाम बुलेट्स खत्म हो गई तो वहाँ सरेंडर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने फिर पत्थर उठा के और राइफल का बट लेके जो कंपनी कमांडर था वहाँ इंडिया का, उसको मारा था। इसके ऊपर फिर इनको सीना इनका छल नहीं किया गया और उनकी शहादत के मर्तबे फायज हुए। तो ये जो ब्रिगेडियर बाजवा थे, जो इंडियन ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने इनकी जो मैयत थी उनको नीचे मंगवाया और उनकी जेब के अंदर पे साइटेशन लिखी कि एक ऐसा नडर और बहादुर किस्म का जवान था, इसको पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फौजी एजाज है वो उसको दिया जाए। तो फिर उनकी साइटेशन को देखते हुए, जो कि जो एक तारीफ होनी चाहिए दुश्मन करे, उसको देखते हुए और जो वहाँ पे जो तारीफ थी उसमें फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनको निशाने हैदर से नवाजा था। बिल्कुल, तारीफ वो है जो कि दुश्मन करे। और मैंने ये बाजवा जो भारतीय फौजी है उनका भी ये मैंने सुना है इंटरव्यू, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि वो इतना बहादुर जवान था कि मैं रह नहीं सका। मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं वहाँ की आर्मी को ये बताऊँ कि बहुत बहादुर था और आपने इसकी पूरी तकरीम के साथ, इज़्ज़त के साथ इसको सपुर्द खाक भी करना है और इसको जो एजाज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा है वो मिलना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी भी हुई थी जब इनको निशाने हैदर मिला। तो ये वाकई वो बात है कि दुश्मन तारीफ़ करे वो असल तारीफ़ होती है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और हमारी ये दुआ है कि हमारे शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान और इनके अलावा जितने भी शोहदा हैं कारगिल महाज के और इस जंग के, उनको अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाएं। और ये बड़े एजाज़ की बात है और उनकी फैमिलीज़ जो है वो हमेशा खुश व खुर्रम रहें। इसी दुआ के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। और अब कुछ बात हो जाए, पाकिस्तान के कर्ज में मज़ीद इजाफा हो रहा है, लेकिन फिल वक्त IMF से मिलने वाली किस्त की बदौलत पाकिस्तानी रुपये की कदर में कुछ हद तक इजाफा ज़रूर होगा और डॉलर समेत दीगर ममालिक की करेंसी की कदर कम हो जाएगी। इसी तरह इम्कान है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा। एक्सपोर्ट्स में जो मुश्किलात थी वो किसी हद तक कम होंगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल जिस तरह एक इंसान सोच रहा है, मैं चाहूँगी कि मैं उसी तरह आपसे सवाल भी करूँ, क्या मुझे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है? ये सस्टेन भी करेगा ये प्राइसेस कम होना, या फिर बस ये थोड़ी देर की खुशी है फिर उसके बाद वही सूरत हाल? ये पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो IMF से हमें कर्जे का मुआहदा हुआ है और हमें पैसे मिलेंगे, उसके साथ ही हमें दूसरे कर्जे भी मिलेंगे। 3 अरब डॉलर के तो दोस्त ममालिक से मिलेंगे, उसके बाद आलमी बैंक से मिलेंगे, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जद्दा से मिलेंगे और हम इंटरनेशनल बॉन्ड्स भी इशू करेंगे। यानी जो कुछ रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है
ये सूदी कर्जों पर हो रहा है। कोई हुकूमत ने इस्लाहात कोई नहीं किए हैं, ना उनका कोई करने का इरादा है। दूसरी बात ये कि रिजर्व्स के बढ़ने से मार्केट में एक सेंटिमेंट्स पैदा हुए और हुकूमत भी इलेक्शन से पहले सियासी फ़ायदा हासिल करना चाह रही है और उसके बाद स्टेट बैंक भी इस किस्म के बयान दे रहा है, तो मार्केट में एक सेंटिमेंट पैदा हुआ है। कुछ लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क है, हमें चाहिए कि हकीकत पसंदाना बात करें। ये एक अच्छी बात है कि हमें कर्जा मिलने से बुरानी कैफियत ख़त्म हो गई है, लेकिन ये एक मोहलत मिली है। मैं नहीं समझता कि ये 265 पर जाएगा और मैं नहीं समझता कि ये जब 12 अगस्त को अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं और केयर टेकर्स आ जाते हैं, तो अगर हम इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं देते उससे पहले, और जो कि मुझे लगता है नहीं देंगे, ये मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, तो रुपए की कदर गिरेगी केयर टेकर्स के दौर में और उसके बाद भी। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं ना। देखिए बात यह है कि हमारी इंपोर्ट्स तो हमने रोकी हुई हैं और तकरीबन 21 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट्स कम की हैं पिछले साल। अब वो इंपोर्ट्स को शुरू करना है, मईशत चलानी है। उसके बाद जो है ना 4 अरब डॉलर के कंटेनर्स पड़े हुए हैं, हमने अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया, वो भी करना है। मल्टीनेशनल्स ने जो है वो मुनाफा बाहर नहीं भेजने दिया गया था, अब उनको भी भेजना है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से मैं ये समझता हूँ कि बहरान ज़रूर टला है, लेकिन ये जो प्रोग्राम आया है ये समझ लें कि इसका मकसद मईशत की बहाली नहीं है। मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, इसका मकसद है कि 2024 में, मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, इसका मकसद है कि 2024 में पाकिस्तान IMF से बड़ी रकम का लंबी मुद्दत का कर्जा ले। उस वक्त तक कोशिश ये है और इसमें इंशाल्लाह कामयाबी होगी कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जा सकें, हम कर्जे ले सकें, लेकिन दोस्त ममालिक से। लेकिन जब आप बड़ी रकम का कर्जा IMF से लेंगे तो उस वक्त उनकी क्या शराइत होंगी सख्त, और अमेरिका की क्या सियासी शराइत होंगी, आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा। अभी तो शाहिद साहब जब अक्टूबर आएगा तो हमें इन पैसों का भी तो जवाब देना होगा। आपको गाइडेंस, जो पॉलिसी गाइडलाइंस तो हमें तब भी मिलेंगी, साथ साथ मिलती रहेंगी। लेकिन ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि अभी जो बिल्कुल शुरू में आपने बात कही कि इस्लाहात का ना इरादा है ना नीयत है, तो फिर तो हमें खुश नहीं होना चाहिए। वक्ती सहारा मिला है, कुछ टाइम के बाद हमें मजीद कर्जा चाहिए, फिर सहारा चाहिए, बड़ा सहारा चाहिए। देखिए आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात करती, मुझे बहुत अच्छा लगा। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बातें की, लेकिन एक दो बात बहुत ही अच्छी बोल गए। वो उन्होंने ये कहा कि अगली हुकूमत को चाहिए कि वो इस्लाहात करे। मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। अरे भाई 30 साल से आप हुकूमत में रहे, सूबाई हुकूमत में भी रहे, उसके बाद पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, सिंध में भी रही, वफाक में भी रही, और मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ। और PTI जो है 13 बरस जो है KP में रही, वफाक में रही। इन तीनों पार्टियों ने और फौजी हुकूमतों ने कभी इस्लाहात 30 बरसों में नहीं की। तो अगर वो 30 बरसों में नहीं की, आपने आज भी नहीं कर रहे, अगर आप इस्लाहात नहीं कर रहे तो कम से कम कानून साजी कर लें कि अगली हुकूमत करे। तो अगली हुकूमत से ये कहना कि जी आप इस्लाहात करते हैं जो वो 30 साल नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ पहले जैसा होगा। और अगले शाहिद साहब, अक्सर हमारे साथ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बात करते हैं वो ये मशवरा देते हैं कि इनको एक मिसाक मईशत टाइप को चीज़ तैयार करनी चाहिए, जिसके साथ ये चीज़ मतलब बॉन्ड ये बना दिया जाए सिस्टम कि आगे जो भी हुकूमतें आएंगी अगले अदवार में 10 साल 20 साल 30 साल के लिए, उनको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, वो इससे नहीं हटेंगी। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? इससे बड़ा धोखा पाकिस्तान में नहीं किया गया। आप कीजिए, मैंने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस्लाहात को कानूनी शक्ल। आप मिसाके मईशत कर लें, उसकी कानूनी हैसियत क्या है, वो उस पर अमल नहीं होगा। अगर मैं आपको बताऊं, कई चीज़ों में मिसाक हो चुका है। एक अहदनामे पर दस्तखत किए गए थे तमाम सियासतदानों ने कि जी वो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हमने देखा करप्शन बढ़ गया, टैक्स एमनेस्टी दी, टैक्स चोरी को किया, तो वो तो आपने अहदनामे पर साइन किए हुए हैं। उसके बाद तमाम पार्टियों ने मिलके 2 साल तक डिस्कशन करने के बाद एक मुआहदा किया था कि तालीम और सेहत की मद में 7.5% खर्च किया जाएगा। वो इकनॉमिक सर्वे में आया, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, और डार साहब ने भी किया, वो आता रहा। लेकिन वो 7.5 के बजाय और कम हो गया, 1.75 आ गया। तो ये कौम को धोखा देने के बजाय मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंतखाबात से पहले जो इस्लाहात करनी है उसको कानूनी शक्ल दे दी जाए। वो कानूनी शक्ल देने के लिए या तो कौमी सलामती कमेटी को आगे आना होगा या सुप्रीम कोर्ट को आगे आना होगा। किसी भी सूरत में हो शाहिद साहब, बाउंड करने की बात है ना, कि आप आगे आने वाली हुकूमतों को बाउंड कर दें कि आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। और बाकायदा ये कुछ इकोनॉमिक, बल्कि कल मिफ्ता इस्माइल साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे जनाब ये निजकारी की तरफ आएँ, बाहर के ममालिक को देखें। लेकिन बात वो ये कि विलिंगनेस नज़र नहीं आती। ये सब कुछ तभी मुमकिन है कि जब नीयत होगी और कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा।
देखिए आपने सब कुछ तो अब कह दिया ना, नियत होगी वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ। मैं एक अहम बात आपको बता दूँ, ये कौमी असासे बेचना वो तो ऐसा ही है जैसे कि बीवी का जेवर बेच के मुल्क चलाओ, ये इस तरह से बातें ना करें। मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि देखिए 1979 में सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पे, हम उस जंग में कूद पड़े, हमें पैसा मिलता रहा। उसके बाद 9/11 आया, हमें पैसा मिलता रहा। तो हमें 2016 तक अमेरिका से बेतहाशा इमदाद मिली, कर्जे मिले। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि 1980 से 2016 के 36 वर्षों में जब बेतहाशा हमें इमदाद मिली, हमारा ग्रोथ रेट श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश से आखिरी सवाल शाहिद साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये डॉलर की कीमत कम हुई, आपको क्या लगता है कितना मजीद रिवर्स गियर लगेगा और कितने अरसे के लिए? बस देखिए केयर टेकर्स के ज़माने में अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, लेकिन चंद हफ्ते के बाद ये रुपया गिरेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस्लाहात नहीं कर रहे हैं, इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता। अभी फिलहाल 6 हफ्ते के लिए डॉलर की कीमत कम रहेगी। मेरे ख्याल से ये 265 की जो बात अभी की थी वो तो शायद ना हो, लेकिन हुकूमत और स्टेट बैंक और हमारे जो एक्सचेंज कंपनीज हैं और बैंक्स हैं, हुकूमत को खुश करने के लिए कि ताकि उसको इलेक्शन में फ़ायदा हो, फिलहाल मदद कर रहे हैं। लेकिन केयर टेकर्स के ज़माने में फिर स्टेट बैंक IMF भी कूदने वाला है कि जनाब ये आप कैसे कर रहे हैं। 265 नहीं तो फिर कितनी? मेरे ख्याल से जो आज है वो उसी में चंद रुपए वो आगे पीछे होता रहेगा। इस वक्त जो आ गई है यही रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे हो जाएगा खुश करने के लिए। लेकिन जो बात यकीनी है, और मैं चाहता हूं कि मेरी बात अल्लाह गलत साबित करे, लेकिन रुपए की कदर को गिरने से रोकने का कोई प्रोग्राम मुझे नजर नहीं आ रहा। चलें जी शाहिद साहब, अल्लाह करे कि कुछ ये भी होश के नाखुन लें, क्योंकि मुल्क वाकई शहबाज शरीफ साहब सही कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चल सकता। तो इसके लिए जाहिर है कुछ करना पड़ेगा, और इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वही इनिशिएटिव ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, जो रेट इस वक्त है डॉलर का उससे कुछ रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 265 पर चला जाए ये मुमकिन नहीं। और अगर कुछ ना किया गया इस्लाहात तो सूरत हाल ख़राब होगी जब ये इलेक्शंस आएंगे, उससे पहले ही जब केयर टेकर सेटअप बन जाएगा। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी को याद करूँगी मैं। रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत की 52वीं सालगिरह है। मारूफ मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत ने पाकिस्तान के TV चैनल्स पर तवील रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड मुतारिफ़ कराया और तन्हा राज करते रहे। सियासत में आए तो भी अपने आप को खूब बनवाया, और मैं क्या क्या कहूँ उनको, मजहबी स्कॉलर वो थे, शायर वो थे, सियासतदान वो थे, अदीब, बहुत कुछ, मतलब कंपेयर, होस्टिंग उन्होंने इतनी ज़बरदस्त की। अल्लाह ताला मरहूम की बख्शिश फरमाए, अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इसी दुआ के साथ मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब मैं कुछ बात करूंगी पाकिस्तानियों के हवाले से। स्पेशली अक्सर आपने देखा है कि रोड पर कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा वाक़या अगर आपके इर्द गिर्द पेश आ जाए, तो हम अक्सर इस बात पर गिला करते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बस खड़े होकर देखते हैं। लेकिन वो जो देखना होता है ना, वो किसी वजह से होता है। ज़ाहिर है हम पाकिस्तानियों के दिल बड़े हसास हैं, हमें एहसास होता है कि हम लोगों के इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम अगर कुछ कर सकें, हमारी कोई कोशिश या काविश किसी के काम आ सके, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उस वक्त तो बहुत बुरा लग रहा होता है कि एकदम हुजूम इकट्ठा हो गया, गुजरने वालों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो जज्बा, जो एहसास का जज्बा होता है, वो हमें खींच कर लेके जाता है कि हम एटलीस्ट देखें तो कि यहाँ पर कोई परेशानी में है, उसको हुआ क्या है, अगर हम उसकी कोई मदद कर सकें, हम उसके काम आ सकें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जज्बा है जो कि हर पाकिस्तानी के दिल में है। बरतानिया में खिदमत इंसानियत पर पाकिस्तानी नियाद फ़हद शहबाज को डियाना अवार्ड से नवाजा गया है। डियाना अवार्ड वो वाहिद खैराती इदारा है जो वेल्स की शहजादी डियाना की याद में कायम किया गया है। इस वक्त फ़हद शहबाज हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फ़हद। सबसे पहले मुझे ये बताएगा कि डियाना अवार्ड पाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत एक खुशी का मकाम है कि न सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूथ जनरल असेंबली के लिए, बल्कि इसके साथ साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, और ये बड़ा एक एजाज़ का मकाम है जो मुझे हासिल हुआ है। और हमारी कोशिश है न सिर्फ इस अवार्ड तक महदूद रहा जाए, बल्कि पाकिस्तान की अक़वाम आलम में दास्तान फरासत में नाम मज़ीद मनवाने के लिए हम जितनी काविशें कोशिशें कर सकते हैं उसको जारी और सारी रखें। हमारी तरफ से आपको ढेरों मुबारकबाद है। और फ़हद, मुझे बिल्कुल आपसे ये जानना है कि किस तरह मुमकिन हो पाया। ज़ाहिर है इस तरह का कोई भी काम आसान तो नहीं होता, इसमें मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंसान जब गुजर जाता है तो फिर उसको समर में मिलता है। जी, ये 2015 से मैंने सफ़र शुरू किया था। जब मैं 18 साल का था
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मैं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहा था, तो हम ये समझते थे कि 18 से 25 साल का जो एक आम शहरी है, एक नौजवान है, वो वोटर तो जरूर है लेकिन वो पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकता। तो हम समझते थे कि जहां बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में हुकूमत के साथ साथ शेडोज मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, वैसे ही यूथ जनरल असेंबली ने ये इनिशिएटिव लिया। इस वक्त हमारी 18 के करीब वजारतें हैं, और ना सिर्फ ये वजारतें बल्कि इसके साथ साथ इसकी स्टैंडिंग कमेटीज हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो दीगर फोरम है जिसमें यूथ जनरल असेंबली, लीगल फोरम, मीडिया फोरम, बिजनेस फोरम और ADR फोरम शामिल है, जिसमें हमारी कोशिश है कि ना सिर्फ नौजवानों की सियासी शमूलियत को यकीनी बनाई जाए बल्कि उनकी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी बेहतर बनाया जाए। तो इसी हवाले से जो हमारा बिजनेस फोरम है उसमें हम इस तरह के इकदाम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हम मिलकर ये इकदाम उठा रहे हैं। अच्छा, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो आपके साथ हैं, यहाँ पर पाकिस्तान से भी आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए थी, यहाँ से आपके साथ कौन है? जी, पाकिस्तान में हुकूमती इदारे जो हुकूमत के साथ एफिलिएट इदारे हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कारोबारी कंपनीज होती हैं और इसके साथ गैर मुनाफा बख्श इदारे हैं वो करते हैं। अभी चूंकि जब ये हमने शेडो मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव लिया था तो हमें हुकूमत ने, बिलखुसूस हुकूमत पंजाब ने इस सिलसिले में काफ़ी रहनुमाई की थी, और बहुत से ऐसे मामला थे जो जिसके लिए उन्होंने हमें इदारों तक रसाई दी थी ताकि हम ये मुआशरे में अपना बेहतर एक कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा फहद, मुझे ये बताइएगा किस तरह आप लोग चूज़ करते हैं, अपने इस प्लेटफॉर्म पर नौजवानों को इकट्ठा करते हैं, और ज़ाहिर है फिर ये बड़ा काम है जो आप लोग सर अंजाम दे रहे हैं, तो होता किस तरह है काम, किस तरह आपको ज्वाइन किया जाए? देखिए जी, हमारी सबसे पहले तो वेबसाइट है YGPakistan.org, उस पर जाके कोई भी पाकिस्तान का शहरी जिसकी उम्र 15 साल से 26 साल के दरमियान है वो जाके उसका फॉर्म फिल करता है। फॉर्म फिल करने के बाद एक इब्तदाई स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद हमारी जो HR टीम है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाती है, और इंटरव्यू की बुनियाद पे वो हमारे मेंबर मुंतखब हो जाते हैं, जबकि बुनियादी ट्रेनिंग होती है। तो उसके बाद हमारे अरकान के लिए ये होता है कि मुख्तलिफ कमेटी में, मुख्तलिफ वजारत में, और ख़ास तौर पर अगर वो ऑपरेशंस मामला देखना चाहते हैं तो वो उस तक रसाई हासिल कर सकें। और फिर यही जो नौजवान है वो 1 या 2 साल गुजारने के बाद यूथ जनरल असेंबली में यही कायदीन बनते हैं और यही सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स बनते हैं। अच्छा, ये जज्बा फहद आप में शुरू से था, घर में पेरेंट्स को देखते थे आपके, उनके अंदर भी ये जज्बा है, मतलब ख्याल आपको कैसे आया कि आपको ऐसा कुछ करना है? जी बिल्कुल, मुझे अपने ये घर से इंस्पिरेशन मिली है, ख़ास तौर पर मैं अपने वालिद साहब से जो कि ख़ुद एक टीचर हैं, और उनसे ये एक बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि मुआशरे को मुतासिर करना है, क्योंकि एक उस्ताद का मकाम है। तो मैं चूँकि ख़ुद डिबेट्स किया करता था, 2012 से मैं डिबेट्स किया करता था, तो मेरी कोशिश ये थी कि जो हम तकरीर में बातें करते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वो जो तकरीर की बातें थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक का जो सफ़र था वो यूथ जनरल असेंबली की बुनियाद का सबब बना, और यही चीज़ें हैं जो हमें आए रोज़ मोटिवेट करती रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइएगा अपने काम के हवाले से, क्योंकि आप लोग, ज़ाहिर है आपको ये अवार्ड माशाल्लाह से इंसानियत की खिदमत पर मिला है, आप किस तरह से खिदमत कर रहे हैं, किन किन लोगों की खिदमत आप किस तरह से कर रहे हैं, कुछ बताएंगे हमें इस बारे में? देखिए जी, ये जो अवार्ड मुझे मिला है इसमें 3 वजूहात की वजह से। एक तो सबसे पहले ये है कि हमारे यहाँ वफाकी सतह पर हर मिनिस्ट्री के साथ डिवीजन कायम होती है और सूबाई सतह पर डायरेक्टरेट कायम होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो यूथ अफेयर का मामला है वो हमेशा स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहता है। तो इस सिलसिले में जो पिछला बजट इजलास था उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर, जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी जानिब से तकरीब में नेशनल यूथ कमीशन का कयाम अमल में है, जो कि हमारी 8 साल काविशों की बदौलत था। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि तीसरी जिन्स ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2018 उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन शामिल थी। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट 2019 एक्ट, इसमें कंट्रीब्यूशन शामिल थी। इसके अलावा मैं खुद जाती तौर पे मेरी फाउंडेशन जो है फहद शहबाज फाउंडेशन, उसके थ्रू मैं पुलिस रिफॉर्म्स और ख़ास तौर पर जो माहौलियाती आलूदगी है उसको काबू पाने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। हम पूरे पाकिस्तान में प्लांट्स लगा रहे हैं और ये पुलिस के निज़ाम को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में फैला रहे हैं और 7 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि आप वो काम कर रहे हैं कि जिससे मतलब एक जिसको कहा जाए ना कि वास्ट लेवल पर, जिसके मतलब बड़े लेवल पर असरात होंगे, इफेक्ट्स होंगे, फायदे होंगे। अच्छा, आगे प्लान्स क्या आपके, कुछ आपने सोचा इस बारे में? जी, अभी तो मेरा वकालत पर फोकस है। मैं चूँकि मेरा अपना ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट कमर्शियल लिटिगेशन में, इसके साथ बतौर
आईनी वकील कि मैं आइन में जो मुख्तलिफ तरामीम है, अभी भी हम समझते हैं कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो अभी तो मैं उस पर काम करना चाहता हूँ और फ्यूचर के लिए मैं इंशाल्लाह सियासत में आना चाहूँगा। चलें जी, ज़बरदस्त। अभी जो आप माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, ये समझें आपके जो सबसे बड़ा चैलेंज आगे दुनिया को दरपेश है, आप उस पर अभी से काम कर रहे हैं, जो कि माहौलियाती आलूदगी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि आप प्लांट्स भी लगा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद, इसी तरह काम करते रहें। फहद शहबाज हमारे साथ मौजूद थे जिनको डियाना अवार्ड मिला है। तो नाज़रीन अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात करेंगे थाईलैंड के शहर बैंकॉक में जो छठी हीरोज़ ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है, उसमें स्वात से ताल्लुक़ रखने वाली कौम की बहादुर बेटी 12 साला आयशा अयाज ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए इन मुकाबलों में 1 चांदी और 2 कांसी के तमगे जीत लिए हैं, मुल्क का नाम रोशन किया है। और आयशा की अगर हम बात करें तो उन्होंने गुज़श्ता साल 2 मेडल्स भी अपने नाम किए, जिनमें से 1 सोने का और 1 सिल्वर मेडल जीता था, जबकि इस बार उन्होंने 3 मेडल्स जीतकर अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाया है। याद रहे कि KPK की वाहिद कम उम्र फीमेल थी जिन्होंने इस इवेंट में मेडल जीते। इनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर ना सिर्फ सवात बल्कि पूरे मुल्क के लोगों को फ़ख्र है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में जो भी आगे आया वो टिक ना पाया, ऐसा ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया है आयशा ने। आयशा अयाज हमें ज्वाइन भी कर चुकी है। आयशा अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आयशा कैसे कर लिया आपने, कब से शौक था? वैसे तो खैर आप 12 साल की छोटी सी हैं, तो ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ ताइक्वांडो में? मैंने तो बचपन में भी मैं अपने पापा के साथ जा रही थी, तो उससे मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और मैं वैसे कभी किक मारती कभी पंच मारती, तभी मेरे उससे शौक पैदा हुआ। यानी लड़ाका थी, इंटरेस्ट। घर में लड़ाइयाँ करती थी आप? जी, यानी कि लड़ाका थी आप, घर में फाइटिंग करती थी बहन भाइयों से? नहीं, एकेडमी में करती थी, घर में तो नहीं करना। अच्छा, तो मुझे ये बताएगा आयशा, अभी माशाल्लाह से कैसा लग रहा है ये मेडल्स? माशाल्लाह 3 मेडल्स आपको मिले हैं, और कैसा फील हुआ था जब आपको मेडल्स पहनाए गए? मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि मुझे 3 मेडल अल्लाह ताला ने दिए हैं, और वो भी थाईलैंड में इंटरनेशनल सतह पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए दुआ की और मेहनत भी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, आपके मुकाबिल जो हरीफ था वो किस कंट्री से थी और कब फील हो गया था कि बस अब मैं जीत जाऊँगी? मैं जब रिंग में गई तभी उसको मैंने देखा तो मैंने कहा कि अच्छा मैं तो इसे खा जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो मेहनत बहुत ज़्यादा किए थे। तो उसी वक्त से मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह जीत जाऊंगी, मैंने हार नहीं माने थे। तो और फिलिपाइन और थाईलैंड के साथ दोनों से मैं जीत गई थी। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कितने घंटे ट्रेनिंग करती हो, क्या रूटीन क्या फॉलो करती हो आप? मैं तो 2 घंटे ट्रेनिंग करती हूँ, जब इंटरनेशनल सतह पे जाती हूँ तभी मैं 4 घंटे करती हूँ, 2 सुबह और 2 दोपहर के टाइम। अच्छा, हेल्प कौन करता है? फादर करते हैं आपके? वो फादर भी और कोच भी है, ज़रूर करेंगे, क्यों ना करेंगे। अच्छा, अब क्या प्लान है नेक्स्ट, कौन सी फाइट है? नेक्स्ट तो बेरूत में है इंशाल्लाह, G2 है वो टूर्नामेंट। नेक्स्ट तो बेरूत में उनके लिए अभी तैयारी करूँगी। कौन से मंथ में? बेरूत में है, लेकिन किस महीने जाना है, कब जाना, कब है? वो सितंबर में जाना है हमें। अच्छा, सितंबर में जाना है। तो आयशा, स्टडीज़ के बारे में बताओ, पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है? मैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 7 में, और उन्होंने मुझे फ्री लिए, मैं उसी के स्कूल में अभी पढ़ती हूँ। अच्छा, तो ये जो किक्स और ये जो पंच आते हैं घर में भी चलाती हो या बस ये एकेडमी में और आप बस फाइट में ही चलाती हैं, या घर में लड़ाई होती है बहन भाइयों से? नहीं, घर में तो मैं ऐसे नहीं करती, अगर घर में मैंने कहा ना तो फिर मुझसे डरेंगे और मेरे पास टाइम भी नहीं है। अच्छा, ये आपके पापा याद साहब आपके साथ से भी अगर आप हमारी बात करवाएंगी तो हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने आपकी किस तरह हेल्प की है और उनको कब फील हुआ कि भाई आप ये ताइक्वांडो सीख सकती हैं और कर सकती हैं। ठीक है, बात कराएं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? ठीक ठाक। जी सबसे जी पहले मैं आपका अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अदा करता हूँ, न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि थाईलैंड में भी हमें ज्वाइन किया। सही। अच्छा मुझे बताइएगा, आयशा में कब आपको ये फील हुआ कि ये सीख सकती है या ताइक्वांडो में इसको भेजना चाहिए, कैसे आपको लगा? जैसे कि मैंने बताया पहली इंटरव्यूज में कि ये मेरी पहली बेटी है, सबसे बड़ी है और मेरी पहली बेटी है। तो मैं एकेडमी जाता था, मैं खुद भी एक चैंपियन रह चुका हूँ, रावी इंटरनेशनल कोच हूँ। तो ये मेरे पास एकेडमी जाता था, उधर बैठते थे, जहाँ भी मैं जाता था आयशा से मैं बहुत प्यार करता हूँ अभी भी, पहली भी, क्योंकि पहली बच्ची थी। मैं बैठता था, ये कभी टारगेट उठाता था, कभी पंच मारता था। मैंने कहा कभी क्या क्या करता था, मैंने कहा इस बच्ची में कुछ ना कुछ है। फिर 5 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये चैंपियन बन गया। तो आप इंटरनेशनली भी बता रहे हैं कि आप कोचिंग देते हैं, मतलब तो आप भी ताइक्वांडो के ही कोच है ना? जी बिल्कुल, मैं ताइक्वांडो के कोच हूँ। मैं नेशनल रेफरी हूँ पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन का और इंटरनेशनल कोच हूँ पाकिस्तान का। अच्छा, और मैं खुद एक अभी आयशा बैरूत जाएंगी, अभी थाईलैंड गई हैं, स्पॉन्सर किसने किया है? स्पॉन्सर बस थोड़ा थोड़ा हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट करते हैं, वो सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो आप अपील नहीं करेंगे गवर्नमेंट से कि आप इतनी मेहनत करवा रहे हैं बच्ची को, बच्ची भी इतनी मेहनत कर रही है, तो पूरा फुली सपोर्ट किया जाए, फुली स्पॉन्सर किया जाए? बस इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हमारा पूरा यकीन है और हमारे है उससे इंशाल्लाह करेंगे, वो ज़रूर करेंगे। क्योंकि अभी जो हुआ 12 साल या 10 साल या 8 साल में तो हमने किया, तो इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट ओलंपिक्स है और ओलंपिक्स के लिए जो है इसको तैयारी करना होगा, इसको ज़्यादा मौके देना चाहिए, चाहे ये ज़्यादा पारिश हो, ज़्यादा कंट्रोल में ये खेले तो हमारे मेडल ओलंपिक्स में आ सकता है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा माशाल्लाह 8 बच्चे हैं। 8? जी। तो 8 में आयशा सबसे बड़ी है? आयशा सबसे बड़ी है और 5 ताइक्वांडो प्लेयर है, इसके अलावा 4 भी ताइक्वांडो प्लेयर है, 2 नेशनल प्लेयर है। अच्छा माशाल्लाह। तो मैं तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनका जिक्र भी तो करें ना, वो भी तो स्टार्स हैं आपके घर में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अकेडमी सारे को बस 4 बजे हमारा टाइम होता है, 4 बजे से 4 को निकल कर 5 को मैं अकेडमी ले जाता हूँ, खुद भी ट्रेनिंग करता हूँ, उनको भी ट्रेनिंग देता हूँ। बिल्कुल, इसका बड़ा फ़ायदा है, फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। और पढ़ाई के हवाले से बताइएगा कि आयशा पढ़ाई में कैसी हैं? पढ़ाई में माशाल्लाह आर्मी पब्लिक स्कूल ने इनको लिया है, तकरीबन 1 साल हो गया और उससे अब हमारा इरादा भी नहीं था कि आयशा वो क्लास में टॉप आएगी, लेकिन अभी एग्जाम हो गया, फाइनल टर्म तकरीबन 10 दिन हो गया और इसने जब पास किया तो उसकी टीचर ने मेरे साथ मीटिंग किया, उसने कहा माशाल्लाह आयशा पढ़ाई में बहुत टॉप है, आर्मी पब्लिक स्कूल के सारे टेस्ट भी पास किया और सब कुछ, वो तो बहुत फर्स्ट क्लास जा रहे हैं। इसी तरह अगर मैं देखूँ दीनी तालीम में तो कुरान मजीद का ये कुरान मजीद हिफ्ज़ भी इसने शुरू किया है और वो कुरान पाक ख़त्म भी किया है इसने। अभी बैरूत जो जा रहे हैं, फिर खर्चा आप बर्दाश्त कर रहे हैं या फिर हुकूमत बर्दाश्त कर रही है? अभी तक तो कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि स्पॉन्सर मिल जाएगा। अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है। अच्छा, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स ताइक्वांडो में उनको भेज रहे हैं और चाहते हैं कि वो भी कुछ करें, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे? बिल्कुल, ताइक्वांडो ऐसा गेम है, आजकल फुटबॉल और ताइक्वांडो सेम गेम पे पूरी दुनिया में खेले जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो है मुल्क में ताइक्वांडो ज़्यादा हो गया। ताइक्वांडो बहुत फास्ट चल रहा है, ताइक्वांडो फिजिकल फिटनेस गेम है। मैं पूरे वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ताइक्वांडो अपने बच्चों को ताइक्वांडो ले जाओ, क्योंकि मोबाइल में ये पबजी गेम वगैरह और ये फजूल मोबाइल के साथ टाइम ज़ाया करना ये अच्छा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात की है आपने, बहुत शुक्रिया आपका आयशा। आपको भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, यासब आपका भी बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मोबाइल से आएँ, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ, गेम्स में बच्चों को डालें और उससे उनकी मेंटल फिजिकल हेल्थ जो है वो दोनों अच्छी होंगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बोल अवाम में अब कुछ बात करेंगे बिजली की अजाब की, जिसकी वजह से कराची के शहरी बहुत परेशान हैं। पंजाब और केपी के अवाम भी मुतासर हैं। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम तंग हैं। बड़े शहरों में 10 से 12 जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा है। पैसे बढ़ते जा रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर कराची की बात की जाए तो ₹1.49 बढ़ने की दरख्वास्त की गई है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल पेश आती है, लेकिन लोड शेडिंग का अजाब भी कराची के बासी भुगत रहे हैं। कफील हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं। कफील,
देखिए, कराची के अंदर सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, बिजली की अदम फरामी का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी गुज़िश्ता कई बरसों से। हम बात कर लें लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया, साइट, औरंगी, मेट्रोवेल, लियाकताबाद और इसके अलावा मुतसिल इलाके जो हैं, किमाड़ी, ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर एक तो शेड्यूल अनाउंस करता लोड शेडिंग है, इसके अलावा भी जो लोड शेडिंग है जो उस पर जो तकरीबन दौरानिया है वो बन जाता है 10 से 12 और कहीं 14 घंटे का। एक शहरी हैं शफीक जो अख्तर कॉलोनी के रिहायशी हैं, यहाँ मौजूद हैं। शफीक साहब, क्या सूरत हाल है, बिजली की अदम फरामी किस तरह लाइफ गुजार रहे हैं? बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। कोई शेड्यूल नहीं, आप कह रहे हैं ना शेड्यूल, सुबह जाओ लाइट नहीं, रात जाओ लाइट नहीं, बच्चे रात को गर्मी से बिलक रहे हैं, ठीक है, उनका बुरा हाल है, इनका कोई टाइम है ही नहीं। और बिल आसमान पे जा रहा है, बिल आसमान से बातें कर रहा है भाई। अब क्या करे बंदा, ना दिन में लाइट है ना रात में लाइट है। हम तो तंग आ चुके हैं यार इन लोगों से, क्या करें। एहतजाज भी किया हमने, रोड ब्लॉक किए थे 2 दफ़ा। बहुत परेशान है हम लोग यार, बिजली की वजह से बहुत बुरा हाल है। KSC का, के इलेक्ट्रिक ने तबाही मचा के रखी हुई है। इतने बरसों से यहाँ पर है के इलेक्ट्रिक, लेकिन आज तक इनका जो सिस्टम है वो बेहतर नहीं हो सका। आपके सामने ना, कहाँ बेहतर हो सका है, दिन ब दिन बुरा हाल होता जा रहा है इनका, दिन ब दिन बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। और बिल आप देखें ना, जब बिजली नहीं है किस चीज़ का बिल ले रहे हो भाई आप, किस चीज़ का बिल आ रहा है, डबल। जो 10,000 का बिल था वो 18,000 रुपये पहुँच। बूढ़े अफराद हैं, वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? बीमार अफराद हैं, बीमार अफराद का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है भाई, वो उनका बहुत बुरा हाल है। कहाँ घर में लाइट ही नहीं है तो क्या, बच्चे और बीमार तो सबसे ज़्यादा परेशान है ना, कहाँ लेकर जाएं हम उनको, बुज़ुर्गों को, ठीक है। बाहर को गलियों में लोग निकल रहे हैं, कोई छतों पे बुरा हाल है। गर्मी आप देखें ना, टेम्परेचर कहाँ जा रहा है। ये सैरिश जो है वो बुरा हाल है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ की इलेक्ट्रिक का कहना ये है कि जो चोरी वाले इलाके हैं कि वहाँ तो बिजली की लोड शेडिंग होगी, क्योंकि जब तक वहाँ से रिकवरी नहीं होगी उस वक्त तक प्रॉपर 100% उस वक्त तक वहाँ लोड शेड का खात्मा नहीं होगा। कि इलेक्ट्रिक का दावा है कि 75% एरिया ऐसा है कराची के अंदर जो बिजली से वहाँ मुस्तस्ना है कि वहाँ लोड शेड नहीं होता। लेकिन एक बड़ी इस वक्त इलाके ऐसे हैं कि जहाँ बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और शहरियों को यही मुतालबा है कि इस शदीद गर्मी के अंदर कराची में चूँकि बारिशें नहीं हुई है इस मरतबा अभी तक, ताहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है और उसकी शिद्दत जो है उसके साथ साथ जो लोड शेडिंग है उसका दौरान ये बढ़ता जा रहा है। आपके पीछे हम लोगों ने जब आपने ये दिखाया है, आप शहरी से बात कर रहे थे, सूरत हाल बिल्कुल महसूस हो रही है, अंदाज़ा हो रहा है कि गर्मी किस शिद्दत की है और ऐसे में बिजली का जाना एक दोहरा अजाब है। आप मेरे साथ रहिएगा, लंडी कोतल का रुख करेंगे जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग और लोड मैनेजमेंट से आवाम की सख्त मुश्किलात सबके सामने हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी तार कट गई है 132 की, जिससे पूरी लंडी कोतल की तहसील बिजली वहाँ पर मुनक़ता है। शहरी सख्त परेशान है। इस वक्त शाह रहमान शिनवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। जी शाह रहमान, बताइएगा यहाँ पर कब तक बिजली की बहाली का काम होगा, कुछ बताया जा रहा है? बिल्कुल, मैं इस वक्त लंडी कोतल गैस स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल रात से जमरुद तहसील के इलाका सुर कमर में बिजली की मेन लाइन कट गई है, जिससे पूरी तहसील लंडी कोतल की बिजली मुनक़ती हो गई है। इनसे आवाम को क्या मुश्किलात दरपेश है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लंडी कोतल मसाइल कमेटी का मेंबर अजीलिया शिनवारी। इनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तार कटने से हमारी ये जो बड़ी ईद में हमने कुर्बानियाँ की थी, इसकी सारी गोश्त ख़राब हो चुकी है और दूसरा दिन है कि हमारे घरों में एक बूंद पानी भी नहीं है। और इसी वजह से ये अवामी नुमाइंदों ने हमें ये हमारे साथ ये वादा किया था हुकूमत वक्त ने कि ईद के दिन हम आपको रिलीफ देंगे 6 या 8 घंटे तक, और रिलीफ भी हमें नहीं मिली। ऊपर से ये तार भी गिर गया। तार गिरने के अलावा भी ये लोग हमें बिजली नहीं दे रहे हैं। हमने पहले भी एहतजाज किया हुआ था, अभी दोबारा एहतजाज के लिए सोच रहे हैं। हम इंतज़ामिया को इसी आपकी वसासत से ये वार्निंग दे रहे हैं कि हमारी बिजली का ये सिस्टम ठीक करवाए। ना करवाई तो अभी मुजाहिरा होगा, उसमें जो भी लाएअमल तय किया जाएगा तो फिर उसके जो नुकसानात आएंगे तो इंतज़ामिया जिम्मेवार होगी। जी, आपने इसकी बात ये सुन ली। वो कह रहे थे कि कल से जो बिजली लाइन कट गई है और बिजली मुनक़ते है, गोश्त कुर्बानी का घरों में पड़ा हुआ था वो सब ख़राब हो चुका है और आवाम को बुरी तरह मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ट्यूबवेल। सही शाह रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी अजीब सूरत हाल है कि कुर्बानी का गोश्त भी लोगों का सारा ख़राब हो गया क्योंकि बिजली नहीं है, और वो भी 2-3 दिन से बिजली नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी परेशान है। और कफ़ील भी मेरे साथ थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करेंगे। कराची से खबर है और बड़ी अजीब सी खबर है। जुनूनी शख्स जिसने शर्मनाक हरकत की है, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 में राह चलती बुर्का पोश लड़की से हरासानी की कोशिश की है। लड़की की मुज़ाहमत पर मुलजिम फ़रार हो गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाक़े के ख़िलाफ़ किसी ने रुजू नहीं किया। CCTV की मदद से तहक़ीक़ात का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है।
इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें माहिर नफ्सियात हैं किरण जावेद साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। किरण, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके पास इस तरह के केसेस भी आते होंगे और आपने इस तरह के वाक़यात भी सुने होंगे, आपकी स्टडीज़ क्या कहती हैं, ये क्या माइंडसेट है? जी बिल्कुल, वीडियो देखे बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो हुआ, और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आम अगर सोसाइटी में देखा जाए तो माशरा इस चीज़ को ये समझता है कि जैसे हरासमेंट का एक वाक़या, इसको हरास किया गया है। बिल्कुल हरासमेंट में भी चीज़ आती है, लेकिन जो अभी वीडियो को देखिए तो एज अ माहिर नफ्सियात मैं ये समझती हूँ कि ये उससे हट के और इससे अगले लेवल का केस है जिसमें साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बंदे में देखी गई है, क्योंकि ये एक नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है, इसमें अवेयरनेस भी नहीं है। ये इसका जो है वो केस जो है वो टोटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लग रहा है, ठीक है, और जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस बंदे को ट्रीटमेंट की, बिकॉज एक नॉर्मल शख्स, एक नॉर्मल माइंड का बंदा कभी भी स्ट्रीट में सबसे पहले आपको इस तरह अपने आप को सोच भी नहीं सकता कि वो सबके सामने रिवील करे, अनड्रेस करे और इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली और देखा जाए जिस तरह से वो पहले बाइक से आया चल रहा है, ये वो लोग हैं, ज़ाहिर है इस नौजवान को ये आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे कैमरा इस तरह लगा हुआ है और जो उसको बिल्कुल उस कैमरे की आंख उस पर है, उसके नज़र में तो ये कि गली खाली है, मोहल्ला बिल्कुल खाली है, सन्नाटा है, ये लड़की जा रही है तो मेरे जहन में जो चल रहा है मैं लिहाजा वो कोशिश करूँगी। इसकी जुर्रत है किसने मतलब इस तरह की हरकत की है। लेकिन मुझे आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल काफरमा हैं जो कि इस माइंडसेट को मतलब परवान चढ़ा रही हैं? एक तो मोबाइल का यूजेज है, फिर उसके अलावा काउंसलिंग नहीं हो रही, काउंसलिंग की बहुत अशद ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि बिल्कुल सहरिश आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही है कि ये दीगर वजूहात बिल्कुल ज़रूर इसमें शामिल हैं कि जो भी इस प्रॉब्लम को एग्रीवेट करती हैं, बढ़ावा देती हैं, जिसमें ये टेक्नोलॉजी है, गलत यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मैं कहूँगी, एंड सोशल मीडिया में भी गलत यूज़ किया जाए, और इन सब चीज़ों को जो एक होता है ना कि मज़ीद तीली लगा देना, आग लग जाए, इस वाली चीज़ में हम अगर देखें तो ये बढ़ावा दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि बिल्कुल एक मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस के साथ जब बंदा है तो ये जनूनियत है, ये पागलपन है जो उसने किया, ठीक है। अगर आप उसकी बेचैनी वगैरह को भी देखें ना कि वो आ रहा है, बाइक से उतरा, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, फिर उसने किस तरीके से एक सर्टन एक्ट किया जो कि टोटल नॉर्म्स के अपोजिट है, ठीक है। नॉर्मल इंसान इस तरह से कोई एंटी सोशल बिहेवियर नहीं करता, ये बिल्कुल साइकोपैथ, इसको हम आई थिंक सो, आई डोंट नो, अगर आपके इल्म में है तो मुझे बताइएगा, क्या इस तरह की हरकत पर कोई कानून हमारे यहाँ मौजूद है कि सज़ा दी जाए? क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है, मैंने इससे पहले ऐसे कई वाक़यात हमने रिपोर्ट किए टीवी पे और इसी तरह दिखाए भी हैं, बताए भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस दिखा देते हैं बात, हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं। लेकिन इस पर कानून साजी होनी चाहिए ताकि एक को सज़ा मिले तो बाकियों को पता हो कि मुझे भी कोई ना कोई कैमरे की आंख देख रही होगी, लिहाजा मुझे अपनी लिमिट में रहना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी हो, अगर ये पागलपन है, नॉर्मलपन है, जो भी है, लेकिन इस पे कोई ना कोई स्टेप जरूर लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी इस पे काम कर सकते हैं। ज़ाहिर है जब कानून या कोई भी बंदा इस चीज़ को पॉइंट आउट करेगा तो वो देखेगा कि इसकी जहनी हालत ठीक है नहीं है, उसमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के टेस्टिंग करते हैं, असेसमेंट करते हैं, जहनी टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि ये चीज़ इस वजह से हुई है या जिस वजह से हुई है, ठीक है। तो उस पर बाकायदा फिर उस हिसाब से सज़ा की या पेनल्टी के वो ज़मरे में आते हैं, ठीक है। और अगर लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज ही थे तो उसमें फिर काउंसलिंग, इसमें मैं चाहूँगी किरण कि थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि पेरेंट्स को आप किस तरह गाइड करेंगी, क्योंकि ये एज जो है इसमें ज़ाहिर है कि लड़के जवान हो रहे होते हैं, उनकी एज इस तरह की होती है कि स्पेशली 15 to 25 ईयर्स के दरमियान की एज है। इसमें काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का किरदार क्या होना चाहिए, मोबाइल यूजेज पे किस तरह नज़र रखनी चाहिए, इस पर मैं आपकी टिप्स चाहूँगी। बिल्कुल, ये बहुत अहम आपने पॉइंट रेज किया है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि जब एक बच्चा प्यूबर्टी को हिट करता है तो उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस तो आते हैं, जिस्मानी चेंजेस तो आते हैं, साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। उस टाइम पर नीड्स भी बहुत हाई होती हैं, इंसान अपनी आइडेंटिटी चाहता है, इंसान की अंदर की जो एनर्जीज होती हैं, नीड्स होती हैं, वो बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स को निगाह रखनी चाहिए अपने बच्चों पर। स्ट्रिक्ट निगाह भी ना रखें, लेकिन इतनी रखें कि वो उनका चेक एंड बैलेंस हो सके, उस हिसाब से उनसे कम्युनिकेशन, राब्ता कायम रखें, उनके हाल अहवाल को पूछें, पूरे दिन की रूटीन का चेक एंड बैलेंस रखें, उनसे बातचीत करें। और
अगर मैं तो ये कहूँगी एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कि कुछ सर्टन सेशंस तो करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल, जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं। काउंसलिंग इज़ वेरी डे टू डे प्रॉब्लम्स पे या डे टू डे इशूज़ पर दी जाती है, ताकि इंसान के अपने इवन सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी होती है कि इंसान को आई थिंक सो स्कूल्स में भी ये काउंसलिंग हो सकती है, टीचर्स भी कर सकते हैं। कोई ऐसा एक पीरियड होना चाहिए स्पेशली इस एज ग्रुप के लिए कि जिसमें टीचर्स ये बताएं कि आपके नॉर्म्स क्या हैं। हाँ बिल्कुल सहरिश, स्कूल्स में बाकायदा बहुत से स्कूल में आगाही आ गई है, तो बाकायदा स्कूल काउंसलर्स तानियात कर दी गए हैं। स्कूल काउंसलर्स होते हैं आप, वो बाकायदा जो टीचर्स कुछ मसले मसाइल किसी स्टूडेंट में देखती हैं तो वो खुद भी रेफर करती हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को भी पूरा राइट हासिल होता है कि जब अगर वो किसी जहनी मसले से गुजर रहे हैं या परेशानी से गुजर रहे हैं, उलझनों से गुजर रहे हैं, तो अपने स्कूल काउंसलर से राब्ता करें। किरण, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि देखिए हर चीज़ जो ये भी स्टेज हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एकदम से ऐसा नहीं हुआ होगा। ये जुनूनियत, ये जिनसी जुनूनियत, ये इस हद तक कैसे आई? ज़ाहिर है कुछ स्टेजेस से गुजर कर आई होगी ना, वरना कोई भी नॉर्मल शख्स इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। तो आखिर वो कौन सी अलार्मिंग चीज़ें हैं जो कि हमें नोटिस करनी है, जो हम नहीं कर रहे और ये नतीजा फिर ये निकलता है? बताएंगी वो क्या इसके पीछे वजूहात या कॉजेज होते हैं या फिर कहाँ लापरवाही की जा रही है? जी सहरिश, इसमें ये होता है कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर का जो रीजन अंडरलाइन होता है वो ट्रॉमा होता है, बहुत बड़ा ट्रॉमा, सदमा जिससे इंसान गुजरता है बचपन से लेके आज तक की जिंदगी के दौरान। कभी भी वो हुआ होता है जिसमें वो फिक्सेटेड होता है और निकल नहीं पाता। ठीक है, इसी तरह जो जिनसी इस तरह के रवैयों में शामिल होते हैं, उनके साथ ज़रूर कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज जो हमारी मालूमात में वो ये कि इनके साथ भी कोई जिनसी एहसास हुआ हुआ होता है, इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हुआ होता है, सेक्सुअल ट्रॉमा की हिस्ट्री रही होती है, जो कि घर वालों ने भी ओवरलुक किया होता है, इग्नोर किया होता है, या बच्चा बताया और उसको सही से सुना नहीं, या तो उनकी मालूमात में नहीं है क्योंकि राब्ता बच्चे से इतना नहीं था, कनेक्शन इतना नहीं था, हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मगन था, या डिफरेंट चीज़ों में बच्चा खुद सप्रेस कर गया। तो इस वजह से आगे लेटर लाइफ में जाके जैसे जैसे जिंदगी उम्र बढ़ती है। अच्छा वैसे और किरण, मैं आपसे एक सवाल आपसे करती हूँ, मुझे ये बताइएगा, मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पर, मेरी ये राय है कि इस तरह के जो वाक़यात हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने बच्चों की राइट टाइम पर शादियां नहीं करवाते, कि हम लोग जॉब्स के चक्कर में और इसी अफरा तफरी में इस कदर मगन हो चुके हैं कि हमें ये है कि जनाब पहले तुम इतना कमा के लाओ तो फिर हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। उसका नतीजा ये निकलता है कि जो बच्चे मेंटली अपसेट हैं या इस तरफ जा चुके हैं, जो डिट्रैक हो चुके हैं, वो तो ज़ाहिर है उनका कोई हल नहीं निकल रहा ना। फिर शादी की सही एज क्या है आपकी नज़र में? देखिए, ये तो अगर आप देखिए इसका तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी है, डिफरेंट है। उसमें देखिए ये कि जब इंसान बलूगत यानी बालिग हो जाए, प्यूबर्टी को क्रॉस कर ले, और जिस तरह हमारे होता है कि 18 इयर्स में शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है एंड ऑल, तो अगर आप उस तरह से देखें तो जब वो बलूगत पे पहुंच जाए, वो बालिग हो जाए, उसके बाद वो थोड़ा जिम्मेदार हो जाए और फिर उसके बाद जो है आप बिल्कुल शादी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो ये है ना कि बलूगत की एज में पहुंच गया बच्चा, उसने कमाना शुरू कर दिया, लेकिन उस पर इतने प्रेशर्स हैं घर के कि तुमने अभी बहनों की शादी भी करवानी है, तुमने अभी अपने भाई के लिए भी कुछ करना है, तो उसकी वो एज वो निकलती जाती है, वो किस ट्रॉमे से गुजर रहा है कोई नहीं सोचता। बिल्कुल सहरिश, आप देखिए तो ये हमारे माशरे का ही तो मसला है, ये डायलेमा हमारे माशरे का है, हमारी सोसाइटी का है। हमें इस चीज़ को देखना है कि अब हमारे बच्चा है, घर का बंदा है, तो उसको किस तरीके से किस किस चीज़ की नीड है और कब कब हो सकती है, और ये बात का अच्छे तौर पे अंदाज़ा लगाकर राइट टाइम पे राइट चीज़ें करना ही एक अच्छी फैमिली, हेल्दी फैमिली को जनरेट करता है। और ये हमारे माशरे की लैकिंग ही है जो हम समझते हैं कि नहीं, इनसे पढ़ा लिखा दिया तो इससे सब कुछ पहले पूरा करें। आप बिल्कुल आप सही कह रही किरण। मेरे साथ रहेगा सागिब नईमी साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, अगर तो आपने हमारी गुफ्तगू सुनी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस पॉइंट पर इस सारी सूरत हाल में बात कर रही हूँ। ये जो वाक़या पेश आया है, ये जो माइंड सेट है, वो ऐसी कौन सी लापरवाहियाँ या कोताहियाँ हैं जो कि बरती गई हैं कि बच्चा जिनसी जुनूनियत की इस हद तक पहुँच गया कि कोई भी शर्मनाक अमल करते हुए उसे शर्म ही नहीं आ रही, अपने नॉर्म्स, अपना कल्चर, अपना इस्लाम, वो सब कुछ भूल गया है। कहाँ हम गलती कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं इस पूरे मामले के अंदर। सबसे पहली बात तो यह है कि वालिदैन अपने बच्चों से हद से ज़्यादा नंबर लेने की इम्तिहानात में तवक्को करते हैं और उसके लिए उन्होंने अपने बच्चों को रोबोट बना दिया है। बच्चों में सिविक सेंस, बच्चों में तरबियत और बच्चों को
एक दूसरे की इज्जत की पासदारी के हवाले से मामलात फहमी वालिदैन की तरफ से नहीं सिखाए जा रहे। और फिर इसके साथ साथ हम मुआशरे में जितने भी अफराद हैं जो कि उस बच्चे के साथ एफिलिएट हैं, जिस लेवल के ऊपर, वो भी बच्चे की उस तरीके से तरबियत नहीं कर पा रहे। बच्चा खुद नशोनुमा पा रहा है, वो मामलात को अब देख रहा है मोबाइल के जरिए, और बच्चे को 6 महीने के बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है उसको एंटरटेन करने के लिए। और फिर जब वो बड़ा होता है तो वो अपना सब कुछ मोबाइल को ही समझता है, और फिर उसमें इस बात की तफरीक नहीं रहती है कि ये मोबाइल मुझे राह हदायत पे चला रहा है या मुझे भड़का रहा है। हम मुआशरे में वल्गैरिटी को बढ़ता हुआ इसीलिए देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई तदारुक नहीं है, कहीं पर भी कोई ऐसी बैरियर नहीं है जो बच्चे को इस किस्म के मामला से अलामा रोक साहब, सके। हमने ऐसी खबरें भी रिपोर्ट की हैं कि जिसमें अगर एक बच्चे से मोबाइल छीन लिया गया तो उसने कत्ल कर दिया घर में। जी बिल्कुल, ऐसी खबरें जी भी हमने बिल्कुल रिपोर्ट ऐसे की ही है। हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका माना यह है कि जो तरबियत का बुनियादी उनसुर है उसका फुकदान पाया जा रहा है मिन हैसुल मजमू पूरे मुआशरे में, और हमारी दरसगाहें भी इससे खाली नहीं है। हम दरसगाहों को भी इससे अलग नहीं कर सकते हैं, उनका भी इसमें किरदार है। और फिर जो उस्ताद है उसने भी अब 40 मिनट के पीरियड के पैसे लेने हैं, ना कि उसने 40 मिनट के अंदर तरबियत करनी है और 50-50 100 की क्लास है जिसको उसने पढ़ाना है। तो ये कई असबाब ऐसे हैं जो कि सारे बिल्कुल मिलकर कई ही असबाब हैं, लेकिन इसमें मुआशरे का भी किरदार और स्पेशली पेरेंट्स का तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पर। और मेरी नज़र में माँ बाप को आंखें 2 सामने और 2 पीछे भी रखनी चाहिए, जिनकी ख़ास तौर पर जवान औलाद हो। ज़ाहिर है ये इस तरह से नहीं चलेगा कि आप बस उनको रहमो करम पर छोड़ दें कि मोबाइल उसके हाथ में बस नंबर अच्छे लेके आ रहा है, बाकी वो क्या कर रहा है, क्या सोचता है, क्या देखता है, इससे आपको गर्ज नहीं है। इसके बड़े नेगेटिव असरात होंगे जो कि इस तरह के वाक़यात की सूरत में नज़र भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अलामा राग़िब नईमी, किरण जावेद साहिबा, आप दोनों मेरे साथ मौजूद थे। और अभी नाज़रीन हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अब मैं कुछ बात करूंगी स्वीडन में पेश आने वाले वाक़े के हवाले से जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई स्टॉकहोम में, और वो भी ईद के दिन जब मुसलमान नमाज की अदायगी के लिए वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाहर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इस पर दिल खून के आंसू रो रहा है। तमाम ही मुसलमान बरादरी इस वक्त अफसरदा है, दुखी है, तकलीफ़ में है, और ये दुख जो पहुँचाया गया है इस पर अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि सबसे बड़े रूहानी जो पेशवा हैं पोप फ्रांसिस ने भी इस अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे दहशतगर्दी करार दिया है और कहा है कि आसमानी किताबों को मानने वाले हर शख्स पर लाजिम है कि वो तमाम आसमानी किताबों का एहतराम करे। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जुमे के रोज़ मुल्क भर में यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का सरकारी सतह पर ऐलान किया है और इसी रोज़ बताया जा रहा है कि मुजाहरे भी किए जाएंगे, रैलियाँ भी निकाली जाएंगी। दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो हमें उस पर कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ख़ास तौर पे इस तरह के वाक़े पर अपना अपना रद्द अमल दे। इसी पर बात करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं उमैर जालियावाला, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हर दिल दुखी है और मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं अपने तौर पर जितना हो सके, जैसे हो सके किरदार अदा करूँ। आजकल सोशल मीडिया कनेक्टिविटी का दौर है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं, एहतजाज, अपनी आवाज़ हम दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। सही तरीका क्या है? जी बिल्कुल सही तरीका इसी किताब से हम ढूंढ सकते हैं जो कि अल्लाह का कलाम है हम इंसानों के लिए, और कुरान खुद बाकी किताबों की इज्जत की बात करता है, उनको रिकग्नाइज करता है और बाकी तमाम मज़ाहिब फेथ से अगर ना बन सके, अगर लड़ाई हो जाए तो अपना रास्ता इख्तियार करने की बात करता है। तो हम सब मुसलमानों को ये डेमोन्स्ट्रेट करना है। आपने दुरुस्त कहा कि हमें एक तो आवाज़ उठानी है पीसफुल अंदाज के अंदर। बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेवियर्स जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो तहकीक हमें बताती है, वो इस वजह से हैं क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन है। एक होती है इन्फॉर्मेशन सही पता होना, एक होता है कि छोटा पता होना, गलत पता होना, एक जाविया पता होना, जिसकी वजह से मुसलमानों को तासुब का शिकार किया जाता है, किनारा किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और ये तो एक वाक़या है, और ऐसे वाक़या आप जानती हैं कि बड़े सियासी मकासद भी रखते हैं, ट्रिगर करने की ताकत रखते हैं, और यकीनन पीछे कोई ना कोई फोर्स होती है जो कि मुसलमानों को दुनिया भर में
क्योंकि उनके लिए इतना वैल्यूबल है ये टेक्स्ट और उनको खड़ा कर देती है, और हम दुनिया भर में इसके खिलाफ एहतजाज भी देख रहे हैं। सो मुसलमानों को पीसफुल अंदाज के अंदर इसको कंडेम करना है, जहां लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिन ममालिक में अपने हुकूक की एक तो आगाही बढ़ाएं और अपने हुकूक की बेसिस पे इसको लीगली फाइल करें, ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करें। नंबर 3, अपने तरीकों से, अपने अमल से, अपनी जिंदगी से, अपने कारोबार से आप जो कुछ करके दिखाते हैं, खासतौर से ऐसे ममालिक में जहाँ पे और मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, उनके दरमियान ऐसी मशरे राह बने, ऐसी मिसाल बने कि वो इस्लाम में पॉजिटिवली इंटरेस्टेड हो। और यकीनन ये तो वैसे ही हमने करना है, तभी हमारा एडवेंचर ऑफ इस्लाम पूरा होता है। तो अगर हम उसकी मिसाल बनेंगे जैसे हमारे अंबिया थे, तो यकीनन हम उन्हें मुतासर कर सकेंगे और इस मिस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर सकेंगे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर। बिल्कुल, आप उमैर ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बहुत हैरत होती है, हम जब यहाँ से बाहर के ममालिक में जाते हैं, यूरोपीय ममालिक में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अमन है, यहाँ पर लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, यहाँ पर इंसानी जान की कदर है। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए इस सिचुएशन को, तो बड़ी हैरत होती है कि क्या ये फिर कौन लोग हैं, क्या इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है कि बात ये अमन की करते हैं, लेकिन अंदर से इतने ये तासुब पसंद है और इतना इन लोगों ने मतलब इतना बुग़्ज़ अपने दिल में रखा हुआ है। जी, जब देखें, जब हम ऐसे भी सवाल करते हैं ना इन लोगों में, तो हम खुद भी तासुब कर रहे हैं। आप जानती हैं कि दूसरी तरफ भी हमारी तरह के लोग हैं, उसमें भी ऐसे लोग हैं जो कि लेफ्टिस्ट होते हैं, जो कि मुकम्मल आज़ादी की बात करते हैं, और मुकम्मल राइट वाले लोग होते हैं जो कि आप जानती हैं कि कल्ट बिहेवियर या किसी एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी पे कंजर्वेटिव बिहेवियर्स दिखाते हैं। तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही लोग हैं और वो भी इन्हीं फोर्सेस का शिकार रहते हैं। जैसे अमेरिका ने एक चेंज ऑफ पावर देखा, एक पॉपुलिस्ट लीडर को आते हुए देखा, जिस तरह पाकिस्तान ने पावर में आते हुए देखा। तो आप जानती हैं ऐसे लीडरान खास ऐसे मसाइल को उठाते हैं, ऐसी सेंसिटिविटीज को उठाते हैं, क्योंकि उसको उनको वोट मिलता है, ट्रैक्शन मिलती है, और हर बातचीत बहुत करते हैं और करते कुछ नहीं है उन इश्यूज का। सो आम आवाम को भी आगाही की जरूरत है। सो आप जब इन लोगों कहती हैं, तो मैं उस पर कहता हूँ कि ऐसे ना कहें, ताकि हमारे दिमाग से भी ये पैराडाइम टूटे। इस वजह से होता ये है कि पाकिस्तान में जितने आप देखें इस्लामी गुफ्तगू होती है, उसमें हम कहते हैं वेस्ट वेस्ट वेस्ट। हमारे लोगों, हमारे बच्चों के अंदर एक एंटी वेस्ट नैरेटिव इंस्टॉल्ड है। हम नफरत करते हैं, हम जब उनके मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पे हालांकि तमाम चीज़ें इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आके हम कहते हैं कि हम दुरुस्त हैं। तो ये जो हमारे अंदर बसाया गया है, इस वजह से वो तो अनडाउटेडली उमैर साहब हम दुरुस्त हैं, अनडाउटेडली हम दुरुस्त हैं, और हमारा जो मजहब है वो सबसे हम दुरुस्त हैं। हाँ। उतना ही दूसरे मज़ाहिब वालों को यकीन होता है कि वो दुरुस्त हैं, तो कौन फैसला करेगा? तो इस दुनिया के अंदर से फैसला बिल्कुल नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इस्लामोफोबिया का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। इस पर आलमी इदारे को वाक़या पेश आता है तो बिल्कुल एकदम मजम्मत करते हैं उसकी और कहते हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको दहशतगर्दी भी करार दिया गया है। लेकिन ऑन परमानेंट बेसिस फॉर ऑल टाइम टू कम इसका हल निकलना चाहिए। वो हल इसका क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं इस पर बात करना चाह रही हूँ। जी, एक तो देखें, पाकिस्तानी रियासत ने इसको हमेशा कंडेम किया है, ऐसे इंसिडेंट्स को, जो कि बड़ी पॉजिटिव बात है। हमारे तमाम लीडर्स, तमाम जमातों के, मैं कहूँगा कि वो स्टैंड लेते हैं। पिछली हुकूमत ने भी बड़ा स्टैंड लिया, बल्कि रेजोल्यूशन तक प्रेजेंट कर दी। आप जानती हैं उसके बाद इस्लामोफोबिया डे अब रिकग्नाइज किया गया है ग्लोबली। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में इसकी रिकग्निशन नहीं है, बल्कि इस्लामोफोबिया पे होने वाली तहकीकात जो है वो तमाम उसी दुनिया ने की है, क्योंकि उनके लिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बसते, दुनिया भर में बसते हैं, 1 अरब से ज़्यादा तादाद है उनकी। तो उनको इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है अपने अपने माशरों में, ताकि को एग्जिस्टेंस हो सके, वरना तो लड़ाई रहती है, जंग रहती है। सो एक तो ये कि रियासत ने बहुत अच्छे इक़दाम हमेशा लिए हैं और अभी भी इस मरतबा भी लिए हैं। आप देख रही हैं शहबाज शरीफ साहब ने जो किया है। नंबर 2, एज पाकिस्तानी अवाम में भरपूर रिक्वेस्ट करूँगा और दुनिया भर के मुसलमानों से कि अपने मुल्कों में तबाही ना मचाएं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, बड़ी तादाद दिखाएं, खास पैगामात में। आपने जो सोशल मीडिया की बात की उसका भरपूर इस्तेमाल करें, और बजाय इसके कि लड़ाई का जवाब देखें, नफरत का जवाब नफरत नहीं होता। अंधेरे को खत्म करने के लिए रोशनी चाहिए होती है, और हमारा दीन भरा पड़ा है इनलाइटनमेंट से। सो इसी किताब, उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे किताब नाजिल भी, उनके तरीके से सारी मुसलमान फोर्स ने जवाब देना है पॉजिटिवली। नंबर 3, मैंने जो पहले बात की, अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, साथ मिलने की, डायलॉग्स करे, इंटरफेथ डायलॉग्स होते हैं। मुसलमान नहीं जाते, उनको सिखाया गया है बात ही नहीं करनी, उनकी सुननी नहीं है।
ये बिहेवियर हमें चेंज करना होगा। इसी तरीके से दूसरे वालों को भी वो बिहेवियर चेंज करना होगा जहाँ वो नहीं सुनते और एक जजमेंट लगा चुके हैं। इसी तरह जहाँ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं साथ काम करने की, चाहे वो बिजनेस के मौके हो, चाहे वो समाजी अपॉर्चुनिटीज़ हो, जहाँ जहाँ एक्सचेंज होता है, बाहर के लोग पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के लोग बाहर जाते हैं, तो लोगों के ख्यालात तब्दील हो जाते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों में बहुत स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ किस हवाले से है कि वो अल्लाह के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं, वो इतने बड़े बड़े फवाइद छोड़ देते हैं, वो अपना दस्तरखान खोल लेते हैं, वो अपनी चीज़ें लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो कि बाकी दुनिया में बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी स्टनिंग होती हैं, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी उसे बनाने में लगाते हैं जो कि मुसलमान छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हसद भी होता है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप ऐसी किसी गाइडेंस पे हैं, आपका रवैया ऐसा कुछ है जो कि सामने वाला नहीं समझ पा रहा, उसके लिए करना मुमकिन नहीं है, तो उसका जवाब भी मोहब्बत से ही हो सकता है, आपकी शफकत से हो सकता है। शफकत से हो सकता है, बिल्कुल आपने उमैर साहब ठीक कहा। और दूसरा मैं ये चीज़ भी एक नोटिस करती हूँ कि यहाँ की जो हुकूमतें हैं वो धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। ये क्या इन्होंने एक राग अलापना शुरू किया हुआ है कि आज़ादी इजहार के नाम पर ये जनाब ये सब कुछ करने की इनको छूट दी जाती है और फिर कहा जाता है कि जी अदालत ने भी इजाज़त दी, हुकूमत ने भी इजाज़त दी, तो लिहाजा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आई डोंट थिंक सो ये फ्रीडम एक्सप्रेशन है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर है तो बहुत सारे ऐसे मज़ामीन हैं इस दुनिया में जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त नहीं है और उन ममालिक में इजाज़त नहीं है जिनमें ये कवानीन खड़े किए हैं। तो इस पर बिल्कुल जो कानून लगाने की ज़रूरत है कि खातून जा रही है छतरी घुमाते, एक बंदा जा रहा है छतरी घुमाते हुए, तो खातून की नाक पे उसकी छतरी लग जाती है, तो कहते हैं तुमने क्या किया? खातून कहती है तुमने क्या किया? तो कहता है मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ादी से घुमा रहा था, दिस इज़ माई राइट। तो वो कहती है कि तुम्हारी आज़ादी उस वक्त तक है जब तक तुम मेरी नाक पे हिट ना करो। योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। तो तमाम फ्रीडम्स कहीं ना कहीं आके ख़त्म होती हैं और इस तरह के मामलात में वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं जहाँ दिल आज़ारी हो रही हो, जहाँ किसी और के बिलीफ का मजाक हो रहा हो, उसको जलाया जा रहा हो पब्लिकली। ये कतई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये मैडनेस है, ये केओटिक बिहेवियर है और ये दुनिया को लड़ाने की और ऐसी हमेशा कोशिशें रही हैं जिसने हमें नहीं मिलने दिया। अगर हम मिल जाते तो हम रिकग्नाइज कर जाते कि तमाम फेथ वही पैगाम लेकर आए थे और उसी ईवल के खिलाफ सारे के सारे कैंपेन करते हैं। असल में हमारी असल जंग जो है वो गुड और ईविल की है ग्लोबली और फॉर द टाइम्स दैट हैव बीन एंड फॉर द टाइम्स टू कम। सो लेट्स बी ऑन द गुड साइड। ये सिर्फ मुसलमानों की भी बात नहीं है। अगर मुसलमानों की किताब जलाई जा सकती है तो कल को कुछ भी किया जा सकता है, किसी का भी। और बहुत सारे तो ऐसे भी जिनके पेशवा हयात हैं, जिंदा हैं, मौजूद हैं सामने, तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा, अब ये सिर्फ कंडेम करने से काम नहीं चलेगा, इस पर अमली तौर पर कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये वाक़यात को रोकना अशद ज़रूरी है और आप इस तरह किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की, न जाने आप किस बात से ख़ाइफ़ हैं, या तो आप इस्लाम के फैलाव से ख़ाइफ़ हैं तभी आप ऐसी हरकतें करते हैं और उस पर आप फ्रीडम एक्सप्रेशन की चादर डालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को बेवकूफ़ तो नहीं है कि हम लोग देख लेंगे या बर्दाश्त करें, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बहुत शुक्रिया उमैर साहब, आप हम उतराए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त मुनाजिर तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइश हैं उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।